प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक अध्यापक, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक बार फिर आप सभी के सामने कक्षा 10वीं के वाणिज्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत द्वितीय अध्याय अंतिम खाते समायोजनाओं सहित का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने प्रथम भाग में किन बिंदुओं का अध्ययन किया था और आज हमें किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। इसके प्रथम भाग में हमने जाना था कि समायोजना क्या है, समायोजना के क्या उद्देश्य हैं और अंतिम रहतिया, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय जैसी समायोजनाओं का परिचय हमने और उनके प्रभाव तथा उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें से कुछ अन्य समायोजनाएं हैं जैसे संपत्तियों पर ह्रास, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, अशुद्ध ऋण और या संदिग्ध ऋण के लिए जो संचय होता है, छूट, देनदारों पर छूट के लिए जो संचय है, लेनदारों पर छूट के लिए संचय है तथा दान और नमूने जैसी समायोजनाओं के का परिचय प्राप्त करेंगे, उनके प्रभावों का अध्ययन करेंगे और उन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहली समायोजना संपत्तियों पर ह्रास। किसी भी व्यापार में व्यापारी विभिन्न तरह की मशीनों का प्रयोग करता है और यह मशीनें साल भर कार्य करने के बाद इनके मूल्यों में कमी आ जाती है और इसके जो मूल्य में कमी आती है वही ह्रास कहलाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, संपत्तियों के प्रयोग करने से वर्ष के अंत में उनके मूल्यों में जो कमी हो जाती है उसे ह्रास कहते हैं। इसकी लेखा विधि कैसे होती है? ह्रास की जो राशि होती है, एक बार तो हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार की हानि होती है, यह हमारे व्यापार की हानि है। मशीन का जो मूल्य है वो कम हो रहा है, तो यह एक तरह की हानि है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। और चूंकि यह समायोजना है तो इसका प्रभाव दूसरी बार भी पड़ेगा और दूसरा प्रभाव उसका पड़ता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति से घटा करके इसको दिखाया जाता है। अर्थात उस संपत्ति का मूल्य क्या हो गया? उस संपत्ति का मूल्य कम हो गया। तो यह जो धनराशि है ह्रास की, यह ऐसे प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह यह कि यदि ह्रास की जो राशि है तलपट के अंदर दी गई हो, जब समायोजना में तलपट के बाहर दी गई हो तब तो हम 2 क्रियाएं करेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और दूसरी बार संबंधित संपत्ति से घटाकर दिखाएंगे। परंतु यदि वह तलपट के अंदर दिया हो तो इसे केवल लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, केवल यह एक व्यय के रूप में देखते। तलपट से लिया गया उद्धरण है, मशीनरी 50,000 रुपए से है, फर्नीचर 8,000 रुपए से है और मशीनरी पर 10% की दर से ह्रास लगाया जा रहा है, जबकि फर्नीचर पर 20% की दर से ह्रास लग रहा है। तो 50,000 रुपए की मशीनरी पर 10% की दर से जब डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो ह्रास की राशि या डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। इसी तरह 8,000 रुपए की फर्नीचर है, 20% की दर से 1,600 रुपए की धनराशि हो जाएगी। अब जब हम उसको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में प्रदर्शित करेंगे तो इधर की तरफ टू डिप्रिसिएशन मशीनरी का डिप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट किया? 5,000 रुपए और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 1,600 रुपए। तो दोनों धनराशि जोड़ दिया हमने तो ये 6600 रुपए से दिखाई जाएगी। आया समझ में? और जब इसी को हम बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे तो संपत्ति पक्ष है, ये एसेट साइड है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे मशीनरी, चूंकि ये अस्थायी संपत्ति है, कितने से है हमारी? 50,000 रुपए से तलपट में दिखाई गई है। तो ये 50,000 रुपए
और इसमें डिप्रिसिएशन हमने कितना लगाया, 5,000 रुपये का डिप्रिसिएशन लगाया, तो मशीन का जो मूल्य है 45,000 रुपये से यहाँ पे प्रदर्शित होगा। ठीक इसी तरह फर्नीचर की धनराशि 8,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। 8,000 से यह 1,600 रुपये, 20% है ना, हाँ। तो यह धनराशि जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 6400 रुपये, अर्थात फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, 6400 रुपये हो गई। तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। आइए अगली समायोजना देखते हैं। अगली समायोजना है आपकी पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी एक प्रकार का व्यापार को ऋण होता है। वह इस पूंजी पर ब्याज चाहता है और जोखिम के बदले लाभ चाहता है। अतः स्वामी को पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले स्पष्ट होना पड़ेगा कि व्यापारी और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। अर्थात व्यापारी जो व्यक्ति है वह व्यापार में अपनी पूंजी लगा रहा है, तो वह व्यापार के लिए एक दायित्व की तरह प्रदर्शित होता है, और यदि व्यापार उस पूंजी पर ब्याज दे रहा है तो यह व्यापार का एक व्यय है। ठीक, तो इसीलिए पूंजी पर जो ब्याज होता है वह हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक तरह का व्यय है और हिसाब से यह एक व्यय है। और दूसरी बारी से चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़ देते हैं। पहला प्रभाव तो हमारा हो गया कि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये व्यय है। दूसरा इसका प्रभाव ये है कि इसे दायित्व पक्ष के पूंजी में से जोड़ करके दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूंजी पे जो ब्याज मिल रहा है उससे पूंजी बढ़ रही है। ठीक, तो पूंजी की मात्रा बढ़ गई, वो पूंजी में ऐड हो जाती है, इसीलिए उसको जोड़ करके दिखाते हैं। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूंजी की धनराशि 70,000 रुपये दी गई है। ठीक है, पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा, तो 70,000 5%, 70,000 का कितना हो जाएगा आपका, 3,500 रुपये। तो अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब बनेगा तो व्यय में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितने से, 3500 रुपये से दिखाया जाएगा। ठीक, दूसरी बार क्या होगा, अर्थात बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले जब हम कैपिटल दिखाते हैं तो कैपिटल तो यहाँ होगा ही, कितने से, 70,000 रुपये से, प्लस यदि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो हम दिखाएंगे ही, क्योंकि ये सवाल छोटा सा है तो इसमें वो सब चीज़ें नहीं दी गई हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसको जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने से, 3500 रुपये से। तो ये कितनी धनराशि हो गई, 73,500 रुपये से हमारी पूंजी प्रदर्शित हो रही है। अब अगली समायोजना हम देखते हैं, आहरण पर ब्याज। देखिए, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाला गया जो धन या माल है वह आहरण कहलाता है। जिस प्रकार व्यवसाय का स्वामी पूंजी पर व्यवसाय से ब्याज प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार आहरण पर उसे व्यवसाय को ब्याज देना होता है। पूंजी पर वह व्यवसाय यदि प्राप्त कर रहा है तो उसे आहरण पर व्यवसाय को ब्याज देना होगा। इसको हम समझते हैं कि कोई भी व्यापारी जब व्यापार में अपनी निजी धनराशि लगाता है तो वह पूंजी के तौर पे गिनी जाती है, या व्यापार को कोई ऋण देता है तो वो पूंजी के तौर पे जानी जाती है। ठीक है, यदि वही व्यापारी अपने निजी काम के लिए कुछ धनराशि व्यापार से निकालता है तो वह चीज आहरण कहलाएगी, और जैसे वह पूंजी पर ब्याज लेता है उसी तरह उसे आहरण पर भी ब्याज देना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या है कि आहरण पर ब्याज लगता है, और ये आहरण पर ब्याज वो किसको देगा, व्यापार को देगा, और व्यापार के लिए ये क्या होगा, एक तरह का आय होगा, एक तरह का लाभ होगा। ठीक, इसीलिए इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में।
और दूसरी बार इसे क्या करते हैं, दूसरी बार चिट्ठे में पूंजी में से घटा देते हैं। पूंजी में से घटाते क्यों हैं, क्योंकि जिस तरह पूंजी पर ब्याज हमारे पूंजी को बढ़ा रहा था, ठीक उसी तरह आहरण पर ब्याज हमारे पूंजी को कम करेगा। साथ ही साथ आहरण भी हमारी पूंजी को कम करता है। यह चीजें और स्पष्ट होगी जब हम इस पर आधारित उदाहरण को देखेंगे। देखिए यहाँ पे तलपट से लिया गया उदाहरण है। यहाँ पे पूंजी 1,20,000 रुपए है और आहरण की धनराशि कितनी है, 10,000 रुपए। समायोजना में क्या लिखा हुआ है, आहरण पर 6% की दर से ब्याज लगाइए। किस पे, आहरण पर। तो 6% की जो धनराशि की गणना हम करेंगे वह आहरण की धनराशि पे करेंगे, न कि पूंजी की धनराशि पे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आहरण कितने का हो गया, 10,000 का, और उस पे ब्याज कितने का हो गया, 600 रुपए का। ठीक, अब जब हम इसको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में दिखाएंगे तो यह व्यापार के लिए एक आय है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अकाउंट कितने से, 600 रुपए से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए बैलेंस शीट बनाया हमने, दायित्व पक्ष हो गया, ये संपत्ति पक्ष हो गई। सबसे ऊपर हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल की धनराशि दिखाते हैं। वो कितना है आपका, 1,20,000 रुपए। सबसे पहले इसमें से क्या घटाएंगे हम लोग, आहरण की जो धनराशि है 10,000 वह घटाएंगे। कितना हो जाएगा ये 1,10,000 रुपए हो गए। 600 ये कम होगा, कितने हो जाएंगे ये आपके, 1,94,000 रुपए हो जाएंगे। आया समझ में। देखिए 1,20,000 से सबसे पहले आहरण की धनराशि घटाई, 1,10,000 रुपए हुए, और उसमें से जब 600 की धनराशि घटाएंगे तो वह 1,94,000 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अगली समायोजना देखते हैं, अप्राप्य या डूबत ऋण। इसको अप्राप्य ऋण, डूबत ऋण, अशुद्ध ऋण या अंग्रेजी में बैड डेब्ट्स, इन चारों नामों से जाना जाता है। यह क्या होता है, जिन व्यक्तियों को माल उधार बेचा जाता है उन्हें देनदार कहते हैं। ऐसे लोग जिनको हम उधार माल बेचते हैं, या ऐसे समझे जो हमको पैसा देंगे उधार माल बेचने, वो हमारे देनदार हैं। जो हमसे पैसा लेंगे वो हमारे लेनदार हो गए। तो कई बार जो देनदार होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या दिवालिया हो गए, या पागल हो गए, या किसी अन्य कारण से वह पूरा भुगतान नहीं कर पाते, और जो राशि देनदारों से प्राप्त नहीं होती है वो पैसा हमारा डूब गया, इसलिए उसको डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण या अप्राप्य ऋण कहा जाता है। इसकी लेखा विधि क्या है समझते हैं। डूबत ऋण को एक बार लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। डेबिट पक्ष में लाभ हानि खाते के क्यों दिखाएंगे, क्योंकि व्यापार के लिए एक तरह की हानि हो गई। दूसरी चीज, यदि तलपट में पहले से ही डूबत ऋण दिया है तो समायोजना का जो डूबत ऋण है वह उसमें जोड़ करके दिखाया जाएगा। ठीक, और दूसरी बार इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटा करके दिखाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो देनदार हैं वही तो पैसा नहीं दे पाए, तो हमारा वो डूबत ऋण बन गया, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे देनदार कम हो गए, इसलिए उतनी संख्या में, उतने अमाउंट में हमारे देनदार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आया समझ में। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहां पर देनदार 18,500 से प्रदर्शित है, अशुद्ध ऋण 1,200 लिखा हुआ है, और समायोजना में लिख रहा है कि अशुद्ध ऋणों के लिए 500 रुपए का लेखा कीजिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो है हमारा, यहां पे चूंकि यह एक तरह का व्यय है हमारे लिए, तो टू बैड डेब्ट कितने से दिया हुआ है, 1,200 रुपए हमारे तलपट में दिए गए हैं, प्लस न्यू बैड डेब्ट कितने से, 500 रुपए से। तो कुल हमको हानि कितने की हो गई, 1,700 रुपए की ट्रेडिंग एंड पीएल में इसको दिखाएंगे। और दूसरी बार जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं तो
तो ये हमारा एसेट साइड है। यहाँ पे जो डेप्टर्स हैं, डेप्टर्स कितने से हैं? 18,500। ठीक, तो इसमें से ये जो 500 की जो धनराशि समायोजना वाली है केवल वही घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इस 1200 रुपए की जो धनराशि है जो तलपट में है वह देनदारों से पहले ही समायोजित हो रखी है, वहां से घट चुकी है। तो यहाँ पे ये जब घटाएंगे तो हमारे कुल देनदार कितने हो जाएंगे? 18,000 रुपए से प्रदर्शित किए जाएंगे। स्पष्ट है? अर्थात समायोजना में जो दी गई धनराशि है अशुद्ध ऋण की, वही केवल देनदारों से घटा करके चिट्ठे में दिखाई जाएगी, जबकि व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में दिखाते समय हम तलपट की धनराशि में इस समायोजना की धनराशि को जोड़ करके दिखाएंगे। अगली समायोजना हम देखते हैं, वह है अशुद्ध या संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। डूबत ऋण को देनदारों में से घटा देने के बाद भी सभी देनदार अच्छे नहीं माने जा सकते। कुछ देनदार ऐसे भी होते हैं जिनसे ऋण की वसूली संदिग्ध होती है, अर्थात हो सकता है पैसा मिल भी जाए, हो सकता है न भी मिले। इसलिए ऐसे संदिग्ध देनदारों के लिए चालू वर्ष के लाभ में से कुछ रकम का आयोजन कर लिया जाता है, जिससे कि अगले वर्ष में जो रकम वसूल न हो सकेगी उन्हें इस आयोजन से पूरा कर लिया जाएगा। अर्थात व्यापारी भविष्य में होने वाली हानि के लिए पहले से ही सजग रहना चाहता है और वह अपने इस वर्ष के लाभ से कुछ मात्रा आयोजन के रूप में रखना चाहता है, तो वह अशुद्ध या संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करता है। इसकी लेखा विधि क्या है? सबसे पहले इसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक, और दूसरी बात चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है। ठीक वही प्रक्रिया जो हमने अशुद्ध ऋण में की, अशुद्ध ऋण के लिए या संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। उदाहरण देखते हैं। देखिए, अशुद्ध ऋण यहाँ पे 4,000 रुपए से दिया हुआ है पहले से। अशुद्ध ऋण के लिए पिछले जो संचय किया गया था वो 6500 रुपए से प्रदर्शित है और विविध देनदार 70,000 रुपए से दिखा रहा है। लिख क्या रहा है समायोजना में? देनदारों पर अशुद्ध या संदिग्ध ऋण के लिए 10% संचिति कीजिए। 10% की संचिति करनी है, आयोजन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आयोजन की धनराशि कितनी होगी। वह आपकी 7,000 रुपए हो जाएगी। अर्थात इस वर्ष 7,000 रुपए का हमको अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करना है, जबकि अभी तक हुआ कितने का है? 6500 रुपए का हुआ है। ठीक, अब जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। देखिए, टू बैड डेब्ट कितने से हैं? 4,000 रुपए का डूबत ऋण हमको दिख रहा है या अशुद्ध ऋण दिख रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट D&D लिख दिया मैंने। कितने का प्रोविजन हमको करना है? 7,000 रुपए का करना है। कितने कुल हो गए? 11,000 रुपए हो गए। और पुराना जो है अशुद्ध ऋण के लिए जो संचय दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे तलपट में, वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितने का दिया हुआ है? 6500 रुपए का। तो कितने की धनराशि इस वर्ष दिखाई जाएगी? 500 और 10, ये 4500 रुपए की धनराशि से हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रभावित होगा। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनाते समय भी हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह दायित्व पक्ष और ये आपका संपत्ति पक्ष। यहाँ पे डेटर कितने से हैं? 70,000। तो 70,000 से हमको प्रोविजन कितने का कर रहे हैं? 7,000 रुपए की जो धनराशि है वह घटा के अर्थात 63,000 रुपए दिखाने पड़ेंगे। समायोजना की जो धनराशि हमारी निकली है वही वहां से घटाई जाएगी। अगली समायोजना हम देखते हैं, देनदारों पर छूट के लिए संचय। व्यापारी शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने देनदारों को वह
सुविधा प्रदान करता है कि वे एक निश्चित समय के अंदर धनराशि का पूर्ण भुगतान कर देंगे तो उन्हें एक निश्चित प्रतिशत की दर से छूट प्रदान की जाएगी। इसलिए व्यापारी देनदारों पर छूट के लिए संचित बनाता है। वह एक प्रकार की व्यापारिक हानि है। कोई भी व्यापारी चाहता है कि उसने जो उधार माल बेचा हुआ है उसका पैसा उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए, और ऐसा करने के लिए वह अपने देनदारों के लिए यह प्रस्ताव रखता है कि वह इस निश्चित तिथि के पहले यदि भुगतान कर देते हैं तो उन्हें इतने की छूट मिलेगी। और ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, वह देनदारों पर छूट के लिए संचित करता है। इसका लेखा कैसे करेंगे? देनदारों पर छूट के लिए जो संचय है वह सबसे पहले लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, और दूसरी बार इसे संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटा करके दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि देनदारों पर छूट के लिए संचय समायोजनाओं में प्रतिशत के रूप में दिया होता है, ये सभी को मालूम है। यदि समायोजना अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय भी दिया जाता है, मतलब यदि ये दिया हुआ हो तो सर्वप्रथम देनदारों से संदिग्ध ऋणों के लिए संचय की राशि को घटा देंगे, उसके पश्चात देनदार प्राप्त होते हैं उन पर देनदारों पर छूट के लिए संचय का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। इसको हम लोग समझते हैं। अभी सवाल जब देखेंगे तो यह चीजें स्पष्ट होंगी। यहाँ पे देखिए देनदार की मात्रा कितनी दी गई है, 40,000 रुपए के देनदार हैं, और यहाँ पर दो समायोजनाएं दी गई हैं। एक, देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए संचय 5% का करना है, और उन पर छूट अर्थात देनदारों पर छूट के लिए संचय 2% का करना है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे और इसकी जो धनराशि होगी वह देनदारों से घटाने के बाद फिर उस पर छूट की गणना करेंगे। अर्थात 40,000 रुपये जब हम 5% के हिसाब से 2,000 रुपए का हमारा संचय हुआ देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए संचय। तो अब 40,000 में से 2,000 रुपए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बचा कितना, 38,000 रुपए, और इस 38,000 की धनराशि पे 2% छूट के लिए जो संचय होगा देनदारों का वह किया जाएगा, अर्थात 760 रुपए किसके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तब क्या होगा, पहले तो हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने से 2,000 रुपए की ये धनराशि, और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, कितने से 760 रुपए से। दोनों चूंकि व्यापार के लिए एक तरह के व्यय हैं तो दोनों हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इधर डेटर्स दिखाते समय सबसे पहले तो 40,000, फिर उसमें से 2,000 रुपए की धनराशि घटा दी जाएगी, फिर 38,000, और फिर इस 38,000 से 760 रुपए प्रोविजन की धनराशि घटा करके फिर प्रदर्शित की जाएगी। तो वह कितनी हो जाएगी, 37,240 रुपए हो जाएगी आपकी। ठीक, अगली समायोजना देखते हैं। अगली समायोजना है लेनदारों पर छूट के लिए संचय। ठीक, देनदारों पर छूट के लिए जो संचय है उसी तरह का है। यहाँ व्यापारी देनदारों से शीघ्र भुगतान पाने के लिए छूट देता है, वहीं व्यापारी को लेनदारों पर भुगतान समय से पूर्व करने के लिए छूट मिलती है, और इस प्रकार की छूट व्यापार के लिए एक संभावित आय होती है जो संभव है कि हमको होगी। इसके लिए व्यापारिक लेनदारों पर छूट के लिए संचिति बनाता है। इस प्रकार की संचिति को लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन करता है। अर्थात जिस तरह देनदारों पर छूट के लिए व्यापारी आयोजन करता है, ठीक उसी तरह लेनदारों पर छूट के लिए भी आयोजन करता है, और यह व्यापार के लिए एक तरह की आय होती है। अर्थात हमको कुछ भुगतान करना था, अब उससे कम राशि का भुगतान करना है, हमको कुछ डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई। ठीक, तो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में वह धनराशि दिखाई जाती है, और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों में से घटा के दिखाई जाएगी, क्योंकि अब हमको कम भुगतान करना है तो लेनदारों से उतनी धनराशि कम हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में लेनदार कितने दिए हुए हैं, लेनदार आपके 25,000 रुपए से हैं प्रदर्शित, और 25,000 में 2%
25,000 का जब निकालेंगे तो वह कुल 500 रुपये हो गए। अर्थात 500 रुपये की जो धनराशि है वह ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में पहले किधर दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितने से, 500 रुपये से प्रदर्शित होगी। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे अर्थात आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तब दायित्व साइड में क्रेडिटर्स कितने से हैं, 25,000 से 500 रुपये की जो धनराशि है वह घटा के दिखाएंगे तो 24,500 रुपये से प्रदर्शित किया जाएगा। अगली और अंतिम समायोजना है हमारी दान एवं नमूने। जब व्यापारी व्यापार में से कुछ माल दान और नमूने के रूप में बांट देता है तो यह एक व्यापारी का व्यय माना जाता है। और इसका लेखा कैसे करते हैं, दान और नमूने की जो धनराशि है वह एक बार व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में से घटाई जाएगी। हमने क्रय हम उसको कहते हैं जो हम बेचने के उद्देश्य से करते हैं। यहाँ पे यह चीजें नमूने के तौर पे या दान के तौर पे वितरित कर दी गई हैं। ठीक, तो इस बात का हमको ध्यान देना होगा कि पहले उसे व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में से घटाएंगे, क्रय से घटाएंगे, और दूसरी बार लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि यह लाभ हानि खाते से संबंधित व्यय हो गया। व्यापार खाते में जो व्यय हम दिखाते हैं वह माल को व्यापारिक स्थान तक लाने के लिए किया गया व्यय होता है। ठीक, लेकिन दान और नमूने का जो व्यय है वह इस तरह का व्यय नहीं है। वह माल को बेचने या व्यापार के ख्याति को बढ़ाने के लिए किया गया है, तो वह लाभ हानि खाते में प्रदर्शित होगा। वह एक तरह का अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। यदि यह राशि तलपट में दी गई हो तो इसका लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करेंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है क्रय 1,40,000 रुपए से। व्यापारी ने 2,000 रुपए का माल नमूने के रूप में और 500 रुपए का माल दान के रूप में दिया। तो जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम बना रहे हैं तो ध्यान देंगे, टू परचेस कितने से, 1,40,000 रुपए से। तो यहाँ पे माइनस सैंपल का कितना कम हो जाएगा, 2,000 रुपया कम हो जाएगा, और डोनेशन का कितना कम होगा, 500 रुपये। ये अर्थात यह 2,500 रुपये की जो धनराशि है 1,40,000 से कम कर दी जाएगी। तो यह कितना हो जाएगा, 500 और 75, 1,37,500 से यह प्रदर्शित होगा परचेज आपका। और जब पीएल अकाउंट में हम आएंगे तो वही चीज टू डोनेशन 500 रुपए से, टू सैंपल 2,000 रुपए से प्रदर्शित हो जाएगी। इसका प्रभाव हमारे आर्थिक चिट्ठे तक नहीं जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग ने जो सीखा उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने कुल इतनी सारी समायोजनाओं के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहला है संपत्तियों पर ह्रास। इसमें इसे एक बार लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं और दूसरा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति से घटा करके दिखाते हैं। पूंजी पर ब्याज लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और दूसरी बार पूंजी में जोड़ करके। क्लियर? आहरण पर ब्याज लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में और दूसरी बार पूंजी में से घटा करके दिखाते हैं। डूबत ऋण लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में यदि तलपट में दिया हो तो उसमें जोड़कर दिखाएंगे, यदि नहीं है तो हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं। और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटा करके दिखाते हैं। डूबत ऋण के लिए जो आयोजन हुआ है वह भी ठीक उसी तरह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटा करके दिखाया जाता है। देनदारों पर छूट के लिए जो आयोजन होता है वह भी ठीक उसी तरह है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटा कर दिखाते हैं। लेनदारों पर छूट व्यापार के लिए एक लाभ है, इसलिए लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में और दूसरी बार दायित्व पक्ष में लेनदारों से घटा करके दिखाई जाएगी।
दायित्व पक्ष में लेनदारों से घटा के दिखाया जाए। और दान और नुकसानी की राशि एक बार व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय से घटाएंगे और दूसरी बार लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाई जाएगी।